आज की कहानी है क्यों माँ के लाड दुलार के लिए तरसी थी रेवा। रेवा अपनी माँ की मृत्यु का समाचार पाकर ही हिंदुस्तान लौटी। वह तो भारत को लगभग भूल ही चुकी थी और पिछले कई वर्षों से लॉस एंजलिस में रह रही थी। उसने वहीं की नागरिकता ले ली थी। पिता के ना रहने पर करीब 15 वर्ष पूर्व रेवा भारत आई थी। यह तो अच्छा हुआ कि छोटी बहन रेवती ने उसे तत्काल मोबाइल पर माँ के ना रहने का समाचार दे दिया था। इससे उसे अगली ही फ्लाइट का टिकट मिल गया और वह अपने सुपर बॉस की मेज पर 15 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन रखकर तत्काल फ्लाइट पकड़ने निकल गई। माँ का अंतिम संस्कार उसी की वजह से रुका हुआ था। सख्त जाड़े के दिन थे। घाट पर रेवा, रेवती और उसके पति तथा परिवार के अन्य दूर पास के सभी नाते रिश्तेदार भी पहुंचे हुए थे। यद्यपि घाट पर छोटे चाचा और मौसी का बड़ा लड़का भी मौजूद थे, लेकिन इसका समाधान घाट के पंडितों द्वारा ढूंढा जा रहा था कि दोनों बहनों में से किसके पास माँ को मुखाग्नि देने का अधिकार अधिक सुरक्षित है। तभी रेवती ने प्रस्तावित किया, पंडित जी, माँ को मुखाग्नि देने का काम बड़ी बेटी होने के कारण रेवा दीदी करेंगी। उन्होंने ही हमेशा माँ के बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया है। काफ़ी देर बहस होती रही। आखिर में बड़ी जद्दोजहद के बाद यह निर्णय हुआ कि यह कार्य रेवा के हाथों ही संपन्न करवाया जाए। हमेशा जीन्स टॉप पहनने वाली रेवा आज घाट पर पता नहीं कहाँ से माँ की साड़ी पहनकर आई थी और एकदम माँ जैसी ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि माँ से हमेशा खफा खफा रहने वाली रेवा के मन पर माँ के चले जाने का कुछ तो असर ज़रूर हुआ है। अगले 3-4 दिन बड़ी व्यस्तता में बीते। माँ की मृत्यु के बाद के सभी संस्कार विधि विधान से संपन्न किए गए। पंडितों के अनुसार बरसी का हवन यज्ञ आदि 10 दिन से पहले करना संभव नहीं होगा। रेवा के वापस जाने से 2 दिन पूर्व की तिथि नियत की गई। अगले दिन रेवती ने घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी संभाल ली। रेवा ने पहले ही कह दिया, तू माँ की लाडली बिटिया थी, इसलिए माँ का ये घर, सामान, ज़मीन जायदाद वह धन संपत्ति अब तू ही संभाल। ना तो मेरे पास इतनी फुर्सत है, ना ही मुझे इसकी ज़रूरत। और सुन, अब मैं इंडिया नहीं आ सकूंगी, इसलिए अपने पति शरद से पूछकर अगर कहीं मेरे हस्ताक्षर की ज़रूरत हो तो अभी करा ले। आखिर तू ही तो माँ की असली वारिस है। मैं तो वर्षों पहले यहाँ से विदेश चली गई और वहीं की होकर रह गई। तूने ही माँ और पापा की देखभाल की है, उन्हें संभाला है। समझी कि नहीं रेवती की बच्ची? रेवा दीदी के मुंह से काफ़ी दिनों बाद रेवती की बच्ची सुनकर रेवती को बड़ा अच्छा लगा, जैसे बचपन के कुछ क्षण फिर से वापस आने को आतुर हों। घर की साफ सफाई के बाद माँ का सामान ठीक करने का नंबर आया। उनके कपड़े करीने से बड़े सलीके से और तरतीबवार उनके वार्डरोब में हैंगर पर लटके हुए थे। शेष साड़ियाँ, ब्लाउज व पेटीकोट का सेट बनाकर पॉलिथिन में पैक करके रखे हुए थे। माँ ऐसी ही थी, हर चीज़ उन्हें कायदे से रखने की आदत, या यह कहो मिनिया था। और वे यह चाहती थी कि उनकी बेटियां भी अपना घर उसी तरह सजा संवरा व सुव्यवस्थित रखें। बचपन में अगर नहाने के बाद तौलिया 1 मिनट के लिए सही जगह फैलाने से रह जाता तो समझो हम लोगों की शामत आ जाती थी। पापा थोड़े लापरवाह किस्म के इंसान थे और रेवा भी उन पर ही गई थी, सो वे दोनों अक्सर माँ की डांट खाते रहते थे। आखिर में माँ की बुक शेल्फ ठीक करने का नंबर आया। माँ की रुचि साहित्यिक थी और जहाँ कहीं भी कोई अच्छी किताब उन्हें नज़र आ जाती वे उसे खरीदने में तनिक भी देर नहीं लगाती। इस प्रकार धीरे धीरे माँ के पास दुर्लभ साहित्य का खजाना एकत्र हो गया था। बुक शेल्फ झाड़ पोंछ कर किताबों को लगाते लगाते रेवती को किताबों के पीछे एक काले रंग की डायरी दिखाई दी, जिस पर लिखा था, सिर्फ प्रिय रेवा के लिए। रेवती कुछ देर उस डायरी को उलट पलट कर देखती रही। डायरी इस तरह सील थी कि उसे खोलना आसान नहीं था। रेवती ने डायरी झाड़ पोंछ कर रेवा दीदी को पकड़ा दी। रेवा सोफे पर पसरी हुई थी। उसने उचक कर पूछा, यह क्या है? माँ तेरे लिए एक डायरी छोड़ गई हैं, रख ले, रेवती ने कहा। रेवा थोड़ी देर उस डायरी को उलट पलट कर देखती रही, फिर उसने उसे वैसे ही रख दिया। उसे चाय की तलब लगी थी। उसने रेवती से चाय पीने के लिए पूछा तो चाय बनाने किचन में चली गई। सोचने लगी कि माँ ने पता नहीं डायरी में क्या लिखा होगा।
माँ को तो जो कुछ लिखना था रेवती को लिखना चाहिए था। आखिर वह उसकी ब्लू आइड बेटी थी। रेवा सोचने लगी। माँ तो वैसे भी रेवती को ही चाहती थी। मुझे तो उन्होंने हमेशा अपने से दूर ही रखा। पता नहीं मैं उनकी सगी बेटी हूँ भी या नहीं। फिर सोचने लगी कि चलो, अब तो माँ चली ही गई, अब उनसे क्या शिकवा शिकायत करना। उसे आज तक, बल्कि अभी तक समझ में नहीं आया कि माँ सबसे तो अच्छी तरह बोलती बतियाती थी, पर उसके साथ हमेशा कठोर क्यों बन जाती थी। रेवा शुरू से पढ़ने में बड़ी तेज़ थी और अपनी क्लास में हमेशा टॉप करती, जबकि रेवती औसत दर्जे की स्टूडेंट थी। माँ रेवती को रोज़ ज़बरदस्ती पढ़ाने बैठाती और उस पर मेहनत करती, तब जाकर वह किसी तरह क्लास में पास होती थी। उधर रेवा ने अपने स्कूल कॉलेज में मार्क्स लाने के कितने ही कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए और ऐसे नए मानक गढ़ दिए जिनका टूटना असंभव सा था। स्कूल कॉलेज में रेवा प्रिंसिपल व टीचर के प्यार से ज़्यादा इज्जत की हकदार बन बैठी थी। उसके क्लासमेट उसकी ज्ञान की वजह से उससे एक तरह से डरते थे और एक दूरी बनाकर ही रखते थे, और इन्हीं कारणों से उसकी कोई अच्छी सहेली भी नहीं बन सकी। माँ ने तो उसे वैसे भी तीसरी क्लास से ही हॉस्टल में डाल दिया था। कई बार रोने के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजा। खैर, पापा हर शनिवार की शाम को उसे घर ले जाने के लिए आ जाते और सोमवार की सुबह उसे स्कूल छोड़ जाते। रेवा के लिए वह एक दिन बड़ा सुकून भरा होता। दिन भर वह अपने पापा के साथ मस्ती करती। माँ कई बार पूछती कि कोर्स की कोई कॉपी किताब लाई कि नहीं, और वह इन प्रश्नों से बचने के लिए पापा के पीछे दुबक जाती। उसके 8वीं पास करने के साथ ही पापा का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। सप्ताह में एक दिन घर आने लाने का चक्कर भी खत्म हो गया। इस शहर से जाने के बाद भी पापा हर महीने एक बार छुट्टी वाले दिन ज़रूर मिलने आते और कभी कभार मम्मी भी साथ में आती। माँ आते ही उसके हालचाल जानने से पहले ही पढ़ाई के बारे में पूछने बैठ जाती। पापा का अकेले आना उसे हमेशा बड़ा भाता था। वह जो भी फरमाइश करती पापा तुरंत पूरी करते। तरह तरह की ड्रेसेस दिलाते। लंच व डिनर बाहर ही होता। वह उसकी मनपसंद आइसक्रीम दिन में कई बार खाने को मिलती। इस तरह धीरे धीरे रेवा अपनी माँ से दूर होने लगी और अक्सर एक रटा रटाया मुहावरा उसके मुंह पर आने लगता। माँ तो बस रेवती की ही माँ है। सारा प्यार माँ ने उसके लिए ही रख छोड़ा है। मुझसे तो वे प्यार करती ही नहीं। इंटर तक रेवा उसी कॉलेज में पढ़ती रही और उसने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में पूरे प्रदेश में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उस कॉलेज की प्रिंसिपल ने तो फेयरवेल पार्टी वाली स्पीच में यहाँ तक कह दिया कि इस लड़की रेवा का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में होने से कोई नहीं रोक सकता, और इस कॉलेज को उस पर बहुत गर्व है। छोटे से शहर लखनऊ के उस छोटे कॉलेज से निकलकर रेवा को लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में दाखिला हाथों हाथ मिल गया। साथ ही माँ ने उसे आईएएस के एंट्रेंस की कोचिंग भी ज्वाइन करा दी। फिर तो रेवा अपनी पढ़ाई की भागदौड़ में इस तरह मशरूफ़ हो गई कि उसे माँ के पास रहने और उनका प्यार दुलार पाने का मौका ही नहीं मिला, जिसके लिए वह हमेशा तरसती रही। पता नहीं कैसे एक दिन अचानक रेवा को लगने लगा कि वह तो एकदम मशीन बनती जा रही है और इसके लिए अब उसका मन कतई तैयार नहीं है। रह रहकर उसे अब बचपन के वे दिन याद आ रहे थे जब वह माँ बाप के प्यार से वंचित रही। धीरे धीरे उसमें विद्रोह के मूक स्वर उठने लगे। सबसे पहले उसने कॉलेज में टॉप करने के लक्ष्य को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि अगर वह दूसरे स्थान पर आ जाती है तो किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसके बाद उसने आईएएस कोचिंग में भी ढील देनी शुरू कर दी। इन बातों से रेवा की एक अजीब सी जिद हो गई। इस कारण वह क्लास में पहले द्वितीय फिर तृतीय स्थान पर आ गई, जिससे उसके सभी साथी आश्चर्यचकित रह गए। इसी तरह आईएएस कोचिंग के साप्ताहिक टेस्टों में उसके नंबर कमतर आने शुरू हो गए। जैसे ही माँ को इसका पता चला वे दिल्ली पहुँच गई और उसे लगातार डांटती रही। रेवा को यह देखकर बड़ा सदमा लगा कि रेवती को हर साल नंबर कम आने पर प्यार से समझाने वाली माँ आज कहाँ खो गई हैं। माँ तो डांट कर चली गई, पर रेवा के मन में एक विद्रोह की चिंगारी को अनजाने में और भड़का गई।
रेवा सोचती रही कि माँ अगर प्यार के दो बोल बोलकर समझा देती तो कौन सा आसमान छूना उसके लिए संभव नहीं था। इसी बीच एक और बात हो गई। माँ की खास सहेली मंदिरा का लड़का और उसका बालपन का सखा सरस भी दिल्ली आ गया। एक दिन सरस से उसकी मुलाकात एक मॉल में हो गई। दोनों ने वहाँ कॉफ़ी पी और एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। फिर तो आपस में बातों का सिलसिला ऐसा चला कि बचपन की दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। सरस ने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अगला अवसर मिलते ही सरस की माँ मंदिरा आंटी माँ के पास पहुँच गईं। जैसे ही उन्होंने माँ को बताया कि सरस व रेवा आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, माँ का चेहरा उतर गया। जब उन्हें पता चला कि सरस ने इंजीनियरिंग की है और वह जॉब पाने के लिए प्लेसमेंट फॉर्म भर रहा है, तो माँ ने इस शादी के लिए यह कहकर इनकार कर दिया कि रेवा को तो अभी आईएएस बनना है। एक इंजीनियर व आईएएस में शादी कैसे हो सकती है? जैसे ही रेवा को इस बात का पता चला, विद्रोह की वह छोटी सी चिंगारी एकदम ज्वाला बन गई। परिणाम स्वरूप उसने प्रतियोगिता परीक्षा का एक पेपर ही छोड़ दिया। माँ को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत चीखी चिल्लाई। कितनी ही बार पूछने पर भी कि उसने ऐसा क्यों किया, रेवा खामोश बनी रही। कुछ असर ना होता देख माँ रेवा को समझाने बैठ गई। काफ़ी देर बाद रेवा ने जो पहला वाक्य कहा वह यह था कि वे उसे सरस से विवाह करने देंगी या नहीं, अन्यथा दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब तो माँ रोने बैठ गई, परंतु इन बातों का रेवा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन रुककर वह दिल्ली लौट गई और उसने पत्रकारिता के कोर्स में प्रवेश ले लिया। धीरे धीरे रेवा ने घर आना भी कम कर दिया। इधर सरस को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब मिल गई और उधर रेवा को दूरदर्शन के न्यूज़ चैनल में काम मिल गया। माँ ने लाख समझाया पर रेवा ने भी जिद पकड़ ली और इसके बाद फिर आईएएस की प्रतियोगिता में बैठी ही नहीं। बाद में सरस और रेवा ने विवाह कर लिया, जिसमें माँ शामिल तो हुई पर बड़े ही बेमन से। इसके कुछ सालों बाद रेवा सरस के साथ लॉस एंजलिस चली गई और वहाँ की नागरिकता ले ली। दीदी, चाय बना रही हूँ, पियोगी? रेवती की आवाज़ सुनकर रेवा वापस वर्तमान में लौट आई। उसे लगा कि बचपन की कड़वाहट फिर से मुंह को कसैला कर गई। कई बार रेवा मन को समझा चुकी है कि माँ के जाने के बाद उसे अब सब कुछ भूल जाना चाहिए, परंतु वह क्या करे। मन के बेलगाम घोड़े अब भी उसी जानी पहचानी व अनचाही राह पर निकल पड़ते हैं। माँ की बरसी के बाद रेवा ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। रेवती के बहुत कहने के बाद उसने माँ के कपड़ों में से एक दो साड़ियाँ रख लीं और माँ की एक दो छोटी बड़ी तस्वीरें। आखिर नियत तिथि पर रेवा चली गई। यद्यपि उसने लाख मना किया पर रेवती व उसका पति राकेश उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। उसका छोटा बच्चा रेवा मौसी की गोद में ही बैठा रहा और लगातार उससे पूछता रहा, मौसी आप फिर कब आओगी? रेवा उस नन्हे से फिर से आने का वादा करके सिक्योरिटी चेक से अंदर चली गई। उसे लगा जितना वह इन बंधनों को भूलना चाहती है, एक नया मोहपाश उसे बांधने को तैयार खड़ा मिलता है। वेब चॉइस से उसे प्लेन में अच्छी सीट मिल गई थी और वह सामान रखकर सोने के लिए पसर गई। एक दो घंटे की गहरी नींद के बाद रेवा की आंख खुल गई। पहले सीट के सामने वाली टीवी स्क्रीन पर मन बहलाने की कोशिश करती रही, फिर बैग से च्युइंगम निकालने के लिए हाथ डाला तो साथ में माँ की वह डायरी भी निकल आई। मन में आया कि देखूं आखिर माँ मुझसे क्या कहना चाहती थी, जो उन्हें इस डायरी को लिखना पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उस पर लगी सील को खोल डाला और समय काटने के लिए पन्ने पलटने शुरू किए। एक बार पढ़ने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो अंत तक रुका ही नहीं। पहले पेज पर लिखा, सिर्फ अपनी प्रिय रेवा के लिए। दूसरे पन्ने पर मोती के जैसे दाने बिखरे पड़े थे। लिखा था, मेरी प्रिय छोटी सी लाडो बिटिया, मेरी जान, मेरी रेवू, जब तुम यह डायरी पढ़ रही होगी मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, इसलिए मैं तुम्हें वह सब कुछ बताना चाहती हूँ जिसकी तुम जानने की हकदार हो। मैं अपने मन पर कोई बोझ लेकर जाना नहीं चाहती और तुम मेरी बात समझने तो क्या, सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी।
सो जाते जाते अपनी वसीयत के तौर पर यह डायरी देकर जा रही हूँ, क्योंकि तुम हमारी पहली संतान हो। तुम जैसी नन्ही सी परी पाकर मैं और तुम्हारे पापा निहाल हो उठे थे। धीरे धीरे मैं तुम में अपना बचपन तलाशने लगी। छोटी होने के नाते मैं जिस प्यार व चीज़ों से महरूम रही, वे खिलौने, वे गेम मैं ढूंढ ढूंढ कर तेरे लिए लाती थी। जब तुम्हारे पापा कहते तुम भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाती हो, सुनकर ऐसा लगता था कि मेरा अपना बचपन फिर से जी उठा। धीरे धीरे मैं तुम में अपना रूप देखने लगी और तुम्हारे साथ अपना बचपन जीने लगी। जो कुछ भी मैं बचपन में नहीं हासिल कर पाई थी, अब तलाश करने की कोशिश करने लगी। समय के साथ तुम बड़ी होने लगी और मेरी फिर से अपना बचपन सुधारने की ख्वाहिश बढ़ने लगी। तुम पढ़ने में बहुत तेज़ थी। प्रकृति ने तुम्हें विलक्षण बुद्धि से नवाजा था। तुम हमेशा क्लास में प्रथम आती और मुझे लगता कि मैं प्रथम आई हूँ। यहाँ तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि बचपन में पढ़ाई में मैं काफ़ी कमज़ोर थी, पर तुम्हें यह बताती रही कि मैं भी हमेशा तुम्हारी तरह कक्षा में प्रथम आती थी। इसलिए मेरे मन में एक ग्रंथि बैठ गई थी कि मैं तुम्हारे द्वारा अपनी उस कमी को पूरा करूँगी। समय के साथ साथ मेरी यह चाहत सनक बनती चली गई और मैं तुम पर पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक जोर डालने लगी। जब मुझे लगा कि घर पर तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी, तो मैंने तुम्हारे पापा के लाख समझाने को दरकिनार कर छोटी उम्र में ही तुम्हें हॉस्टल में डाल दिया। इस तरह मैंने तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम भी धीरे धीरे मशीन बनती चली गई। दूसरी तरफ रेवती पढ़ने में कमज़ोर थी और मैं उसे खुद लेकर पढ़ाने बैठने लगी। ज़रा सी डांट पर रो देने वाली रेवती हमारे प्यार दुलार का ज़्यादा से ज़्यादा हकदार बनती चली गई और मुझे पता ही नहीं चला। और तो और मुझे पता नहीं चला कि कब तुम्हारे हिस्से का प्यार भी रेवती के हिस्से में जाने लगा। तुम्हारे लिए अपना प्यार जताने का हमारा तरीका थोड़ा अलग था। मैं सबके सामने तुम्हारी तारीफ़ों के कसीदे पढ़कर उस पर गर्व करने को ही प्यार देना समझती रही। पर सच जानो रेवू, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करती थी जितना कि रेवती को करती थी। पर क्या करूं, यह कभी बताने या दिखाने का मौका ही नहीं मिल सका। या हो सकता है कि मेरा प्यार दिखाने या जताने का तरीका ही गलत था। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारे मन में धीरे धीरे विद्रोह के स्वर उभरने लगे। मैं तुम्हें आईएएस बनाना चाहती थी, जिससे अपनी हनक अपने जान पहचान, नाते रिश्तेदारों व दोस्तों पर डाल सकूं। पर तुमने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और प्रतियोगिता के कुछ प्रश्न जानबूझकर छोड़ दिए। तुम्हारी या कहो मेरी सफलता में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैंने तुम्हें किसी लड़के से प्यार मोहब्बत की इजाज़त भी नहीं दी थी। पर तुमने उसमें भी सेंध लगा दी और विद्रोह के स्वर तेज कर दिए और सरस से चुपचाप विवाह कर लिया। तुम तो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, इसलिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में तुम्हें हाथों हाथ ले लिया, पर तुमने अपनी माँ के एक बड़े सपने को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद तो तेरी माँ ने सपने ही देखना बंद कर दिया। समय के साथ मैंने तुम्हारे पति को भी स्वीकार कर लिया और सब कुछ भूल कर तुम्हारे कम मिले प्यार की भरपाई करने में जुट गई। पर अब तुम इसके लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारे मन में पड़ी गांठ, जिसे मैं खोलने या कम से कम ढीला करने की कोशिश कर रही थी, उसे तूने पत्थर सा कठोर बना लिया था। हाँ, अपने पापा के साथ तुम्हारा व्यवहार सदैव मीठा, स्नेहपूर्ण व बचपन जैसा ही बना रहा। तुम्हारी यह बेरुखी या अनजानेपन वाला व्यवहार मेरे लिए सज़ा बनता गया, जिसे लगता है मैं अपने मरने के बाद भी साथ लेकर जाऊंगी। पर रेवू, कभी तूने सोचा कि मैं भी तो एक माँ हूँ और हर माँ की तरह मेरा दिल भी अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसता होगा। तुम और रेवती दोनों मेरी भुजाओं की तरह हो और मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने अपने दाएं हाथ अपनी रेवी पर ज़्यादा भरोसा कर लिया। हर माँ की तरह मेरे मन में भी कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, जिन्हें मैंने तुम्हारी आंखों से देखने की कोशिश की। अगर इसके लिए मैं गुनहगार हूँ, तो मैं अपना गुनाह स्वीकार करती हूँ। पर अफसोस, तूने तो बिना कुछ मेरी सफाई सुने मेरे लिए मेरी सज़ा भी मुकर्रर कर दी और उसकी मियाद भी मेरे मरने तक सीमित कर दी। मैंने यह डायरी इस आशय से तुम्हें लिखी है कि शायद आज तुम मेरी बात को समझ सको और अपनी माँ को अब माफ़ कर सको। अंत में ढेर सारे आशीर्वाद व स्नेह के साथ, जो मैं तुम्हें जीते जी ना दे सकी, तेरी माँ। डायरी का आखिरी पन्ना पलटकर रेवा ने उसे बंद कर दिया। कभी ना रोने वाली
रेवा का चेहरा आंसुओं से तरबतर होता चला गया और इतने दिनों की वो जिद, वो गांठ भी साथ ही घुलने लगी। पर आज उसने भी उन आंसुओं को ना तो पोंछा ना ही रोका। उसे लगा सर्दी बढ़ गई है और उसने कंबल को सिर तक ढक लिया। वह ऐसे सो गई जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की खोई हुई गोद में इत्मीनान से सो जाता है। आज रेवा को भी लगा कि माँ कहीं गई नहीं है और पूरी शिद्दत से आज भी उसके पास है। माँ की गोद में सोई रेवा की आंखों से आंसू मोती बनकर बह रहे थे। तभी उसे लगा, माँ ने उसके आंसू पोंछ कर कहा, अब क्यों रोती है मेरी लाडो, अब तो तेरी माँ हमेशा तेरे पास है। और रेवा करवट बदलकर फिर गहरी नींद में चली गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।